हेलो गाइस। आज हम ज़रा एक सवाल करते हैं जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद भी वो अकाउंटिंग इक्वेशंस अल्टीमेटली एक दूसरे के इक्वल रहती है। मेरे पास एक जो छोटा सा सवाल मौजूद है, ये फैज़ान एंड सन्स नाम की एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में ये सवाल है और जिसमें फैज़ान इसके मालिक हैं और इन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ ट्रांजेक्शन्स की हैं और हम ये देखेंगे कि वो ट्रांजेक्शन्स किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन में शो होती हैं और उनका इम्पेक्ट किस तरीके से एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड उनके कैपिटल या इक्विटी के ऊपर होता है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अगर हम मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन देखें तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन जो है वो है फैज़ान इन्वेस्टेड 500,000 रुपीज़ इन कैश इन बिजनेस, यानी कि फैज़ान ने 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए। यहाँ पे आपको एक बात का बहुत ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि व्हेन इट कम्स टू बिजनेस देन दी ओनर ऑफ द बिजनेस आर अ सेपरेट एंटिटी देन बिजनेस इटसेल्फ। और जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं या हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं तो हम कभी भी उसके मालिक का नहीं बनाते, रादर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं बिजनेस की। अब आप अगर पहली ट्रांजैक्शन में गौर करें तो देखिए इसमें फैज़ान ने बिजनेस में पैसे डाले हैं। अब चूंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस की बना रहे हैं तो हमें नज़र आएगा कि बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। अगर हम फैज़ान की बना रहे हो तो फैज़ान के पास से पैसे जा रहे हैं और बिजनेस के पास पैसे आ रहे हैं। लेकिन चूंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन बिजनेस की बना रहे हैं इसलिए हमें पैसे आते हुए नजर आने चाहिए। ओके, सो इसका मतलब है यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो किस तरीके से होगी कि बिजनेस के पास पैसे आ रहे हैं। फैजान की ट्रांजैक्शन नहीं है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया। आफ्टर दैट देर आर वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ने 75,000 का कैश फर्नीचर परचेज किया, उसने इक्विपमेंट परचेज किया, फिर उसने कुछ काम किया तो सर्विस क्लाइंट से उसको पैसे मिले, उसने गाड़ी खरीदी लीज के ऊपर, उसने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम बारी बारी इन सारी ट्रांजेक्शन्स को अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जिस तरीके से आपको पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन की जो बेस है वो एक ही लाइन में एग्जिस्ट करती है एंड द लाइन इज एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। दिस इज द अल्टीमेट लाइन जिसके साथ हम पूरी की पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। मैं अगर इसको इस तरीके से शो कर दूं, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। मैंने आसानी से के लिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स लिख ली हैं ऑलरेडी ताकि हमें मुख्तलिफ ज़रा प्रॉब्लम कम से कम और हम साथ साथ उन ट्रांजेक्शन्स को लिखते चले जाएं। सो जिस तरीके से सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास मौजूद है दैट इज कैश इन्वेस्टेड, फैज़ान इन्वेस्टेड 500,000 रुपीज कैश इन बिजनेस। अगेन पॉइंट, अब इस पहली ट्रांजैक्शन में बिजनेस के पास क्या चीज़ आई है? पहली ट्रांजैक्शन में बिजनेस के पास कैश आया है। तो मैं अगर यहाँ पे एंट्री करूँ कैश, कितना आया बिजनेस के पास? 500,000 रुपीज़। दूसरी बात, ये कैश कहाँ से आया है? आप अगर गौर करें तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। क्या ये 5 लाख रुपए बिजनेस के ऊपर कोई उधार है, कोई कर्ज है? नहीं, ये बिजनेस पे इन्वेस्टर ने डाला है। इसका मतलब है ये उस तरीके का उधार नहीं है जिस तरीके के बाकी उधार होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 500,000 रुपीज कहाँ से आया है? ये बेसिकली उसके पास इक्विटी के थ्रू आया है। तो अगर मैं इस इक्विटी को बेहतर तरीके से यहाँ पे इसका नाम लिख लूँ और मैं कहूँ कि फैज़ान्स इक्विटी, ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसलिए फैज़ान्स इक्विटी लिखा है जस्ट टू मेक इट श्योर कि ये फैज़ान के पैसे हैं। अगर फर्ज करें इस बिजनेस के अंदर 2 या 3 पार्टनर्स हों तो फिर मुख्तलिफ किस्म की इक्विटीज़ बनती चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो खैर एक ही है। स्टिल मैंने एज ए सेफ साइड मैंने यहाँ पे इसको फैज़ान्स इक्विटी के नाम से लिख लिया है। अब अगर इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखूं, विच सेज दैट परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 75,000। बिजनेस ने 75,000 का फर्नीचर परचेज किया है। चूँकि बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया है इसका मतलब है अब बिजनेस के पास नए एसेट्स आ गए हैं जिसका नाम क्या है? फर्नीचर। और कितने का फर्नीचर आ गया बिजनेस के पास? फर्नीचर आ गया 75,000 का।
और चूंकि ये फर्नीचर बिजनेस ने कैश पे परचेज किया है, इसका मतलब है यहाँ से बिजनेस के पास ये 75,000 माइनस हो गया कैश की शक्ल में। तो आप अगर गौर करें तो आपके पास दोबारा वही वाली ट्रांजेक्शन्स हो गई जिस ट्रांजेक्शन्स को हमने इस तरीके से रिफ्लेक्ट किया था कि -75 + 75, 0 0 is equal to 0. So again my accounting equation is still in balance. Okay, now if I look at the next transaction, next transaction is purchase an equipment for 150,000 rupees, giving 50,000 rupees in cash and balance through loan installment in 2 installment, loan account in 2 installments. इसका मतलब है 1,50,000 रुपये का हमने इक्विपमेंट परचेज किया जिसमें से 50,000 रुपये कैश में पे कर दिया है और बाकी लोन है। तो यहाँ पर मैं अब एक और यहाँ पे नया अकाउंट ऐड कर लेता हूँ, दैट इज़ इक्विपमेंट। और मैंने कितने का इक्विपमेंट परचेज किया? मैंने इक्विपमेंट परचेज किया है 150,000 रुपीज़ का, जिसमें से कैश मैंने कितना पे किया है? -50,000। 50,000 रुपये का मैंने कैश पे कर दिया और रिमेनिंग 100,000 इज़ माई लोन। तो यहाँ पे मैं एक अकाउंट क्रिएट कर सकूँगा। मैं अगर चाहूँ तो इसके लिए अकाउंट पेबल का लफ्ज़ ही लिख लूँ। हाउएवर इसके लिए अकाउंट पेबल का लफ्ज़ स्ट्रिक्ट अकाउंटेंसी में बेहतर नहीं है। स्ट्रिक्ट अकाउंटेंसी में इसका नाम लोन वगैरह ही होना चाहिए, लेकिन चले मैं अभी फ़िलहाल जो कि I am not doing complete accountancy, rather than I am giving you an explanation, therefore मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ। अभी भी आप देखें अकाउंटिंग इक्वेशन मेरी बराबर है 100,000 इज इक्वल टू 100,000। ओके जी, इसको मैं आसानी के लिए AP कर लेता हूँ ताकि जगह बराबर रहे। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज प्रोवाइड सर्विसेज टू क्लाइंट। अब मेरा जो बिजनेस था फैज़ान ने अपने कुछ क्लाइंट्स को सर्विसेज फराहम की है और उससे उसको पैसे मिले हैं, यानी कि दैट मनी इज़ नोन एज रेवेन्यू। तो उसको रेवेन्यू मिला है कितने का? 2,30,500 रुपये का, जो कि कैश की शक्ल में मिल गया। इसलिए सबसे पहले ये अमाउंट उसके पास आ गई 230,500। और उसके बाद अब ये पैसे उसके पास कहाँ से आए? ये जो कैश उसके पास आया है, ज़ाहिर है ये अब उसको किसी को पे नहीं करनी, तो इट्स नॉट अ लाइबिलिटी। असल में जब उसने सर्विसेज फराहम की हैं तो जो उसने पैसे बिजनेस में लगाए थे, उसे उम्मीद थी कि ये पैसा बिजनेस में लगाकर वो इस पोजीशन में आएगा कि कुछ पैसे कमा सके। इसका मतलब है ये जो पैसे कमा रहा है वो उन अमाउंट्स पे कमा रहा है जो उसने बिजनेस में लगाए थे, और जो अमाउंट उसने बिजनेस में लगाई थी दैट इज इक्विटी। इसका मतलब है कि जितना रेवेन्यू उसके पास आ रहा है वो सारे का सारा कहाँ जाके ऐड होगा? उसकी इक्विटी के अंदर। इसका मतलब है जो भी रेवेन्यू है वो आपने किधर उसमें शामिल कर लेना है? आपने उसको शामिल कर लेना है फैज़ान की इक्विटी के अंदर। ठीक है, तो आप अगर गौर करें तो आपको दोबारा नजर आएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज स्टिल इक्वल 230,500। ओके, नेक्स्ट पार्ट, परचेज एन ऑफिस कार फॉर 700,000 ऑन लीज, पेइंग 140,000 डाउन पेमेंट, यानी कि बाकी लीज के ऊपर है। बिल्कुल सही, हम यही वाला काम यहाँ पे कर लेते हैं कि हम वहीकल का अकाउंट खोलते हैं और हम कहते हैं जी हमने 7 लाख रुपए की वहीकल ख़रीद ली है और इसमें से कितनी अमाउंट हमने कैश में पे कर दी है? ऑलरेडी 1,40,000 रुपये कैश में पे कर दिए हैं, और बाकी अमाउंट जो है वो क्या है मेरे लिए? लीज पेएबल। वो मेरे लिए कितनी अमाउंट है? लीज पेएबल मेरे पास बाकी अमाउंट मौजूद है जो कि होगी 5,60,000 रुपये, जो अब हमें इंस्टॉलमेंट में अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हमने इसको एक्वायर किया हम उसको पे करेंगे, बट अकाउंटिंग इक्वेशन इज स्टिल इक्वल। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है तो एक तो मेरे पास से कैश निकल गया 13,500। अब आप याद रखें कि जब मैं रेवेन्यू हासिल कर रहा था तो मैं कह रहा था कि ये रेवेन्यू क्यों आ रहा है? क्योंकि बिजनेस ने पैसा लगाया है, और मैंने उस रेवेन्यू को, जो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा था, प्रॉफिट का लफ्ज़ बेहतर नहीं है, लेट मी कॉल इट रेवेन्यू, जो मेरे पास रेवेन्यू आ रहा था वो मैंने इक्विटी में जमा कर दिया। अच्छा, अब ये रेवेन्यू कमाने के लिए मुझे एक्सपेंस करने पड़ते हैं। देखिए मेरा जो बिज़नेस है उसमें जब मैंने बिजली इस्तेमाल करूँगा तभी मैं इस पोजीशन में आऊँगा ना कि मेरी दुकान, मेरा ऑफिस खुला रहे और लोग वहाँ पे आके मुझसे काम मांगे। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ एन एक्सपेंस। अब चूँकि मैं
जो पैसे आ रहे हैं वो इक्विटी में ऐड कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से जो एक्सपेंस हो रहा है उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए उसको मैं इक्विटी में से ही माइनस करूंगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक आइडिया कि एक्सपेंस क्यों मैं कर रहा हूँ। मैं रेंट पे करूंगा, मैं बिजली का बिल पे करूंगा, मैं मुलाजमों को तनख्वाही दूंगा। क्यों दूंगा? वो इसलिए दूंगा क्योंकि ये तमाम चीज़ें मिलकर मुझे हेल्प कर रही हैं पैसे कमाने में। तो जहां पे पैसे कमाने वाले को जमा कर रहा हूँ, ये वाले सारे खर्चे वहीं पे माइनस करने हैं। दैट वाज द आइडिया जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमने फैज़ान की इक्विटी में से 13,500 लेस कर दी है। ओके जी, नेक्स्ट अगर हम अब एंट्री दोबारा देखें, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज कि आपने लोन के 50,000 रुपये पे किए और 9,000 रुपये इंटरेस्ट के पे किए। अगर हम यहाँ पे ज़रा इसको क्लियरली लिख लें कि फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। ये 50,000 रुपये कौन सा लोन है? ये असल में ये वाला लोन है जो आपने 50,000 पे किए थे और बाकी इंस्टॉलमेंट में पे करने थे। तो ये वो 50,000 रुपये का लोन है जो अभी आपने पे किया है मज़ीद। और अब आप देखिए आपने पे किया बेसिकली कितना है। आपने पे किया 50,000 प्लस 9,000, यानी कि आपने टोटल कैश कितना पे किया है? -59,000। अब इस -59,000 में से 50,000 रुपये आपने लोन के पे किए हैं। ये वो लोन है जो कि आपने पे किया है, और पहले ये लोन हुआ हुआ था, अब चूंकि आपने पे कर दिया तो 50,000 लेस हो गया माइनस में। और उसके बाद 9,000 किस चीज़ का है? 9,000 इज एन एक्सपेंस। तो एक्सपेंस आप हमेशा कहाँ लेस करते हैं? अपनी इक्विटी में से। ठीक है, आप अगर गौर करें तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन स्टिल इक्वल में है कि 59,000 माइनस इज इक्वल टू 59,000 माइनस। सिमिलरली आपने सैलरी एक्सपेंस पे की है 21,300, और ये बिल्कुल उसी तरीके से इक्विटी में से लेस हो गया, इसमें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज इंपॉर्टेंट। फैज़ान ने 5,000 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिए हैं। ज़ाहिर है चूँकि पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लिए हैं तो ये 5,000 रुपये माइनस हो गया, और ज़ाहिर है जहाँ पे उसके सारे पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है, वहीं से हम कैपिटल में से उसके हमने 5,000 रुपये माइनस कर दिए। क्योंकि ये 5,000 रुपये असल में क्या चीज़ें हैं? फ़र्ज़ करें उसने कोई पैसे नहीं कमाए, जो उसने पैसे डाले थे 5 लाख रुपए, वो कहाँ डाले थे? फैज़ान इक्विटी में। और उसी 5 लाख रुपए में से उसने 5,000 रुपये अपने दोबारा निकाल लिए हैं, तो उसी 5 लाख में से ये 5,000 रुपये कम हो गए। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज प्रोवाइड सर्विसेज टू अ क्लाइंट 25,000 रुपीज़। उसने कुछ सर्विसेज को क्लाइंट को सर्विसेज फ्राहम कर दी है, लेकिन उसको पैसे नहीं मिले अभी तक। इसका मतलब ये है कि अब जो सर्विसेज जो कि फ्राहम कर दी हैं, काम अपनी तरफ से पूरा कर लिया है, इसका मतलब है इसका रेवेन्यू तो पक्का हो गया है, लेकिन पैसे नहीं मिले। तो पैसे अभी किधर है? वो पैसे अभी अकाउंट रिसीवेबल हैं, वो अभी इनको मिलने हैं पैसे। तो मैं उसको एज ए अकाउंट रिसीवेबल अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लूँगा कि ये पैसे जो कि सर्विसेज फराहम कर दी हैं, इसलिए ये पैसे कमा लिए हैं, अपना काम फैज़ान ने कर लिया है, लेकिन अब पैसे जो कि मिलने हैं तो उसने उसको अकाउंट रिसीवेबल लिख लिया। और लास्ट ट्रांजेक्शन इज़ कि उसने बैंक का लोन लिया है 75,000 रुपीज़ का, तो ज़ाहिर है 75,000 रुपये उसके पास आ गए, और ये 75,000 रुपये उसके पास अभी कहाँ से बेसिकली पेंडिंग है? ये उसके पास पेंडिंग है बैंक लोन के, दैट इज़ दी बैंक लोन। और ये बैंक लोन कितना है? ये बैंक लोन है जी उसका 75,000 का। ये हमारे पास जो पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन है ये असल में फाइनल हो चुकी है। तो ये हमारी पूरी की पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है फाइनलाइज हो चुकी है, और हमने हर जगह से चेक किया था, ये फिगर हमारे पास अल्टीमेटली बिल्कुल बराबर की शक्ल में ही मौजूद थी। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा आगे अब मज़ीद अगर मैं इसको ठीक करूं तो मेरे पास सिचुएशन किस तरीके से बनेगी? सिचुएशन अब मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगी। अब मैं अगर इन सारी फिगर्स को ऐड करूं तो मुझे ये पता चलेगा कि अब मेरा ये सिचुएशन कहाँ तक पहुँचती है। तो मैं अगर इन सारों को यहाँ पे ऐड करूँ कैश की सिचुएशन को, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे पास इस वक्त कैश की सिचुएशन असल में क्या है। तो ओके जी,
दिस इज़ द कैश सिचुएशन। नेक्स्ट फिगर मैंने अगर देखी तो मुझे पता चल रहा है कि नेक्स्ट मेरे पास फर्नीचर की फिगर आ गई 75,000, और मैं अगर इसको इसी तरीके से आगे जमा करता चला जाऊं तो मुझे ये पता चल रहा है कि इस तरीके से मेरे पास कैश है 4,41,700 का, फर्नीचर मेरे पास 75,000 है, इक्विपमेंट मेरे पास 1,50,000 का है, व्हीकल मेरे पास 7 लाख रुपए की हैं, और अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास 25,000 रुपये का है। यहाँ से मैं अगर दोबारा इनकी इक्वल का निशान बनाऊं और मज़ीद में आगे इसको इसी स्टाइल पे सॉल्व करूं और इनका भी मैं सारे टोटल चेक करूं, तो ये मेरे पास सिचुएशन आ गई जी मज़ीद के फैज़ान इक्विटी लोन और अकाउंट पेबल वगैरह की मेरे पास सारी की सारी पोजीशन आ गई। ठीक है, अच्छा अब आप देखें स्टिल माई अकाउंटेंसी स्टिल माई बैलेंस इज इक्वल, कि मैं अगर इन सारी फिगर्स को जमा कर लूँ यहाँ पर तो मैं देखूँगा क्या मेरे पास अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर है कि नहीं है। तो मैंने इन सारी फिगर्स को जमा किया, दिस इज़ द टोटल, और यहाँ पर भी मैं दोबारा इन सारी फिगर्स को अगर जमा कर लूँ तो मुझे ये पता चलेगा कि वेदर दिस इज इक्वल और नॉट। सो दिस फिगर इज अल्टीमेटली इक्वल 13,91,700 रुपये। ठीक है, अच्छा आपने अभी इसके अंदर एक और चीज़ पे भी ज़रा थोड़ा सा नोट करना है। आप देखें इस सिचुएशन के अंदर असल में हुआ क्या है। हुआ असल में ये है कि फैज़ान ने ये 5 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट किए अपने, उसके बाद ये फैज़ान को इनकम हुई 2,30,500 और प्लस 25,000 ये उसकी इनकम हुई, और ये उस फैज़ान के सारे एक्सपेंसेस हुए। ठीक है, बल्कि आप अगर गौर करें तो ये फैज़ान के एक्सपेंसेस हुए, ये सारे के सारे, और जब आपने सारे को जमा किया तो आपको ये पता चला कि असल में सिचुएशन हुई क्या है। असल में सिचुएशन हुई है कि फैज़ान को, मैं अगर इसको थोड़ा सा लिखूं तो सिचुएशन बेसिकली किस तरीके से हुई है, आप अगर इस पर गौर करें तो कहता है जी कि फैज़ान को जो टोटल रेवेन्यू मिला है वो असल में कितनी अमाउंट का मिला है, 2,30,500 जमा 25,000। दिस इज़ द टोटल रेवेन्यू जो कि फैज़ान को मिला है। इसके मुकाबले में फैज़ान ने जो एक्सपेंसेस किए हैं वो असल में फैज़ान ने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, 3 एक्सपेंसेस हुए हैं इस सवाल में, 13,500 दिस एंड दिस। दिस इज़ द टोटल एक्सपेंसेस जो कि फैज़ान को हुए हैं। ओके जी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर देखने की कोशिश करूं तो मुझे ये पता चला कि इस बिज़नेस ने जो टोटल नेट इनकम कमाई है वो असल में कितनी कमाई है, दिस रेवेन्यू माइनस दिस फिगर 2,11,500 रुपये। दिस इज़ द टोटल रेवेन्यू जो कि इस बिज़नेस ने अर्न किया है। ठीक है, यानी कि साल, अब आप दोबारा समझें, शुरू में पैसे जो ना इन्वेस्ट किए थे वो किए थे 5 लाख, प्लस पूरे साल में प्रॉफिट कितना कमाया, 2,11,000। इस 2,11,000 रुपये में से 5,000 रुपये उसने अपने मकसद के लिए निकाल लिए, तो जो रिमेनिंग फिगर बच गई दैट इज़ दी फैज़ान्स इक्विटी क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, मैं अगर इसको इस तरीके से भी लिखने की कोशिश करूं, मैं ये कहूं कि जी इक्विटी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना था, वो था 5 लाख रुपए, वो था 5 लाख रुपए। आगे मैं कहूं जी ऐड, मैं कहूं जी प्रॉफिट ड्यूरिंग दी ईयर, तो मैं कहूं पूरे साल में प्रॉफिट कितना कमाया, 2,11,700 रुपये। उसके बाद मैं उससे कहूं कि इस सारे प्रॉफिट में से अपने लिए जो पैसे निकाले उसके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं ड्राइंग्स, वो कितने निकाल दिए, 5,000। ठीक है, और जब मैंने इसी अमाउंट को इसी तरीके से ऐड और माइनस किया तो ये मेरे पास क्या चीज़ आ गई, ये मेरे पास आ गई इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंस 7,06,700, ये जो फिगर लिखी हुई है मेरे पास। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली हैंडल आर अकाउंटिंग इश्यूज, एंड दिस इज माई
इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंस। तो आप इस तरीके से आप अगर गौर करें तो ये जो सारी स्टोरी है, ये जो है, दिस इज एक्चुअली माई इनकम स्टेटमेंट। इस छोटी सी स्टेटमेंट ने मुझे बताया कि कंपनी ने या बिजनेस ने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया। और ये जो पूरी स्टेटमेंट है, दिस इज माई बैलेंस शीट, जो ये मुझे बता रही है कि जब साल खत्म हुआ है तो मेरे पास टोटल एसेट्स कितने के थे। तो मुझे पता चला मेरे पास इतना कैश है, इतना फर्नीचर है, इतना इक्विपमेंट है, इतने व्हीकल है और इतना अकाउंट रिसीवेबल है। और इसके अगेंस्ट मुझे ये पता चला कि ये मेरा लोन है सारा और ये मेरी इक्विटी है। ठीक है, दिस इज हाउ वी यूज अकाउंटिंग इक्वेशन। और फिर हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं फॉर हैंडलिंग फर्दर अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट करने के लिए। आई होप ये अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।